एक लड़का जिसका नाम खलील मंसूरी होता है, वो नाई की दुकान का नाई का काम किया करता था और अचानक से मार्च का महीना आ जाता है और रमजान स्टार्ट हो जाते हैं। 21 मार्च 2025 की तारीख आ जाती है। दिन था शुक्रवार। जुम्मे की नमाज पूरे दिन ये लड़का रोजा रखता है। उसके बाद जुम्मे की जब शाम को रोजा अख्तियारी का टाइम आता है, रोजा अख्तियारी करके नमाज पढ़ के अपने पिता से कहकर जाता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ। पिता इस पर पूछते हैं कि बेटा कहाँ जा रहा है, कब तक आएगा? तो वो कह देता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। अब जैसे ही वो जाता है, रात के 11 बज जाते हैं। 11 बजे जब घर वाले को ढूंढेर मस्ती है तो वो दुकान पर जाकर देखते हैं तो दुकान में उसका रस्सी से लटका हुआ सब मिलता है। खलील ने आत्महत्या की थी। अब आत्महत्या का कारण क्या था, ये वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं, बहुत ही गरीब परिवार से ये लड़का आता है और लड़का इतना दिल खुश लड़का था। जब भी कोई उसकी दुकान पर बाल कटाने के लिए जाता था और पैसे पूछता था कि भाई पैसे कितने हुए, उसने कभी ये नहीं कहा कि इतने पैसे हो गए। जो मुट्ठी बंद करके उसको दे के आता था वो चुपचाप रख लेता था। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। उम्मीद करता हूं आपको कहानी बेहद पसंद आती होंगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपनी राय जरूर देना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस तरीके की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है बुलंदशहर। बुलंदशहर की एक तहसील लगती है श्याना। श्याना का एक मोहल्ला लगता है पट्टी हजारी मोड़ा का चौक। ये घटना पट्टी हजारी मोड़ा का चौक की है। मोड़ा का चौक में एक परिवार रहा करता था जिसके मुखिया का नाम था अख्तर अली। अख्तर अली के 3 बेटे 2 बेटियां, जिनमें सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम था शकील, जो पैरों से दिव्यांग था। एक बेटा होता उससे छोटा, उसका नाम होता जमील, जो झाड़ी मजदूरी का काम किया करता था। और जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम होता है खलील मंसूरी। उसने अलग अलग जगहों पर जाकर दिल्ली, नोएडा, श्याना, इस तरीके से जाकर एक अपना हाथ का दस्तकार बना और नाई का काम उसने सीख लिया। जब वो नाई का काम सीखने के बाद श्याने आता है, अपना एक अच्छा सा सैलून खोलता है। और सैलून खोलने के बाद बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही कम समय में उसने अपना एक ऐसा नाम बना लिया जिसके देखते हुए श्याने में कोई भी ऐसा हेयर ड्रेसर नहीं था जो उससे ज्यादा चलता हो। चीज थी उसका व्यवहार और काम करने का तरीका। लड़के का बैकग्राउंड आपको बता दूं, लड़के के पिता ने अपने परिवार को पाला। दोनों बहनों की शादी की, रिक्शा चलाया करते थे। रिक्शा खींच खींच कर उन्होंने एक अपनी खून जो पसीना होता है वो बहा कर अपने परिवार को इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया कि ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपना जीवन जो अच्छे से व्यतीत कर सके। जो बड़ा वाला भाई है वो लेडीज टेलर है। 2016-17 में जब खलील मंसूरी की उम्र शादी के लिए तैयार होती है तो उसके पिताजी उसका ही एक लड़की के साथ निकाह कर देते हैं जो हापुड़ जिले की रहने वाली थी। नाम था शमशीदा। कुछ समय बीतता है। खलील के एक लड़की, जो खलील की घरवाली थी, वो एक लड़की को जन्म देती है। खलील के घर में खुशियों की लहर गूंज जाती है और किसी चीज की अब दिक्कत नहीं थी, क्योंकि खलील का जो काम था वो बहुत अच्छे से चल रहा था। जो आसपास के लोग थे वो भी खलील से बाल कटवाया करते थे और जो गांवों में उसका फ्रेंड सर्कल था, जो रोजगार का काम था, वो भी बहुत ज्यादा आगे चला गया था। खलील ने ऐसे ऐसे लड़कों को ट्रेंड करके, जिन्होंने खलील से काम सीखने के बाद अपना यहाँ पर दुकान खोल रही, बहुत से ऐसे लड़के थे जिन्हें खलील ने रोजगार दिया। लेकिन खलील ने जो घटना को जिस दिन अंजाम दिया, आखिरकार ऐसी क्या वजह हुई जो खलील को अपनी ही दुकान में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करनी पड़ी, अभी तक वजह कोई सामने नहीं आई है दोस्तों। जैसे ही इसमें कोई खुलासा होगा मैं आप लोगों के बीच ये बात जरूर लेकर आऊंगा, क्योंकि ये बात मैं आपको बता दूं, मैं भी इस चीज से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि खलील मेरा भी दोस्त था, मेरा भी भाई था और आज मैं उसको सत सत नमन करता हूं। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो लौटते हैं पीछे थोड़ा सा, 4 दिन पीछे। आज तारीख है 24 मार्च 2025। जो घटना है वो है 21 मार्च 2025 की, दिन शुक्रवार। जब खलील घर से जाता है, उस दिन जुम्मा था, जुम्मे का रोजा रखा हुआ था, पूरे दिन का भूखा प्यासा खलील शाम को जब रोजा अख्तियारी करने के बाद नमाज पढ़ के घर पर आता है
तो वो घर से निकलकर कहीं जा रहा था। पिता ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहा है? तो खलील कहने लगा अपने पिता से कि पापा मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। पापा को भी ये लगने लगा कि जैसे रोज की तरह जाता है ऐसे ही जा रहा है, किसी काम से जा रहा होगा, घर वापस आ जाएगा। किसी को कोई भी संदेशा नहीं था कि आज उनके परिवार में ऐसी अनहोनी घटने वाली है। खलील 7:30 बजे घर से निकलता है और कुछ दूरी पर जाकर एक चौक पड़ता है, वहां से एक मंडल भी खरीदता है। बीड़ी पीने का शौक था खलील को, और मंडल खरीदने के बाद वो अपनी दुकान पर चला जाता। दुकान पर जाने के बाद 7:30 बजे गया था, रात के 11 बज जाते हैं। रात के 11 बजे तक जब खलील घर पर नहीं लौटा तो माँ को चिंता होने लगी। माँ अपने बड़े बेटे से, जिसका नाम जमील था, उससे कहती है कि जाकर देखो, छोटा वाला जो बेटा है खलील वो अभी तक नहीं लौटा है और समय भी बहुत हो रहा है, घर में चिंता हो रही है। अब माँ की बात मानकर जमील भी, जो खलील का बड़ा भाई था, वो उसकी दुकान पर जाता है और दुकान पर जाकर देखता है कि शटर लगा हुआ है, ताले लग नहीं रहे हैं, लाइट अंदर जल रही है। खलील, जमील जो था बड़ा भाई, वो पहले जो शटर था उसे दब बजाता है, उसके बाद खलील को आवाज लगाता है अपने भाई को। जब भाई की अंदर से कोई भी मोमेंट नहीं हो रही थी, कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, तो वो शटर का लॉक खोलता है और शटर को जैसे ही ऊपर करता है तो वो उसके पैरों के तले जमीन निकल जाती है। वो देखता है कि उसका जो छोटा भाई है, जो सबसे छोटा भाई है, वो एक फंदे से झूला हुआ है। अब जमील अपने भाई को देखकर एकदम शक पका जाता है। उसे कुछ भी ऐसा नहीं सूझ रहा था कि अब करूं तो करूं क्या। वो जल्दी से उसके गले से फंदा निकालता है और उसका जो शरीर था अपनी गोदी में लेता है और रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि भाई और भाई का प्यार ऐसा ही होता है। अगर भाई किसी मुसीबत में है तो हम हर कोई भाई यही सोचेगा कि सबसे पहले मैं अपने भाई को इस मुसीबत से निकालूं। यही जमील ने किया। उसने सबसे पहले भाई के गले से फंदा निकाला और फंदा निकालने के बाद वहीं पर जो ब्रेंच पड़ी थी उस ब्रेंच पर उसे अपने भाई को लिटाया। उसके बाद जमील ने अपने घर फोन किया, अपने अब्बू से बोला कि अब्बू जल्दी से आप यहाँ पर आ जाओ, ऐसे ऐसे बात हो गई है। इस पर उसके घर वाले और जो आस पड़ोसी थे सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। रोने धोने की आवाज सुनकर अड़ोसी पड़ोसी भी जग जाते हैं और अड़ोसी पड़ोसी भी उसकी दुकान का रुख कर देते हैं। जब रुख कर देते हैं तो देखा जाता है कि जमील में जो खलील था उसकी जो बॉडी थी उसको मोटरसाइकिल पर ही, क्योंकि रात का समय था, कोई ऐसा वाहन भी वहां पर उपलब्ध नहीं था, तो मोटरसाइकिल पर उसकी बॉडी को लेकर घर आते हैं। और घर पर जब देखते हैं तो उम्मीद हर घर यही करता है कि डॉक्टर के पास ले जाए, और सबसे पहला काम भी यही होना चाहिए। मैं आपसे भी कहूंगा, कभी आप ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो गंभीर रूप से पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आदमी की जो सोच जाती है वो यही जाती है, न जाने मेरे बेटे में सांस है, शायद वो जिंदा हो जाए, इसलिए डॉक्टर के पास ले जाओ। जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं नजदीकी हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर भी उसे डेथ डिक्लेयर कर देता है। डेथ डिक्लेयर करने के बाद उसे लेकर आते हैं और आपस में चर्चाएं स्टार्ट हो जाती हैं। तभी कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मोहल्ले का मौजूदा व्यक्ति हो उसे बुलाकर कुछ सलाह ली जाए। तभी हमारे मोहल्ले में एक नेताजी हैं जिनका नाम है चौधरी मांगेराम त्यागी जी, भारतीय किसान यूनियन के राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत की जाती है तो वो उन्हें सलाह देते हैं कि ये जो है आत्महत्या का केस है और इसमें जो है पुलिस को जरूर बुलाना चाहिए, उनको सूचना देनी चाहिए। उनको सूचना दी जाती है, पुलिस बॉडी को अपनी कस्टडी में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अगले दिन पोस्टमार्टम होके आता है लगभग 1:30 बजे के करीब, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। 1:30 बजे जब पोस्टमार्टम होके आता है, गली में सन्नाटा छा जाता है, गली पूरी भर जाती है, और जिसके मुंह से भी निकल रहा था वो ये निकल रहा था कि इस लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ, ये इतना अच्छा लड़का था और किसी से ना दुश्मनी थी ना किसी का कर्जा था, आखिरकार हुआ तो ये हुआ कैसे। अब 1:45 या 2 बजे की जुम्मे की अजान होती है, उसको नहलाया जाता है, अंतिम बार उसका स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद कपड़े पहनाए जाते हैं और जो अंतिम यात्रा होती है उसे ले जाकर जहां पर उनका एक कब्रिस्तान था, जहां पर उसको दफनाया जाना था, वहां पर दफना दिया जाता है। अब परिवार में कोहराम मचा हुआ है। माँ से बेटा छिन गया, पत्नी से पति छिन गया, बाप से बेटा छिन गया, भाई से भाई छिन गया। बहुत ही झंझोर कर रख देने वाली ये घटना है। खलील अपने पीछे 3 बेटियों को छोड़ गया है, जिसमें एक की उम्र 6 वर्ष है, एक की उम्र 3.5 साल है और जो सबसे छोटी बेटी है वो लगभग 1 से 1.5 साल की है। अब बात ये आती है कि किसके सहारे ये
जो खलील की वाइफ है ये किसके सहारे रहेगी, बच्चों का क्या होगा, क्योंकि पिता हैं वो बुजुर्ग है, 70-72 साल की खलील के पिता की उम्र है। जो दूसरा भाई है वो भी शादीशुदा है, उसके भी 5 बच्चे हैं, और जो सबसे बड़ा भाई है वो दिव्यांग है। अब सोचना यहाँ पर आ जाता है कि आखिरकार इस परिवार का होगा तो होगा क्या। तो ये थी आज की सच्ची कहानी खलील मंसूरी की आत्महत्या की, जो मैं आप लोगों के बीच लेकर आया। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा, खलील मंसूरी जो था मेरा छोटा भाई था, और ये मेरे ही कस्बा सियाने की घटना है। मैं दिल से खलील भाई को नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को यह दुख झेलने की शक्ति प्रदान करें। तो ये थी आज की सच्ची कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, आपको जागरूक करना। यदि आपके घर में या किसी से भी कोई खटपट है, या आप किसी मेंटलिटी प्रॉब्लम में हैं, आपको कोई परेशान कर रहा है, तो उसका हल निकाला जा सकता है। आप जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं उससे बता सकते हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर आपके लिए सहक्रिय है, उससे बता सकते हैं, या कोई आपका बिल्कुल निजी माँ बाप से बता सकते हैं। लेकिन आत्महत्या करना ये समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं है। जो खलील ने किया, अपने पीछे 3 बच्चों को छोड़ गया, इसकी हम समीक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि खलील ने बुज़दिलों वाला काम किया। वो किसी से शायद बता देता तो जो उसके अंदर गम था, जो उसे परेशानी थी, वो सॉल्व हो सकती थी। तो मिलता हूं आपसे फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।